बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं अली कि हम पर किस कदर सख्त वक्त आ पड़ा है। कहती कि अफसुर्दा आवाज़ आई, मेरे शोर की ज़िंदगी भी तुम्हारी बेगुनाही से मशरूत हो गई है। तुम्हारी किस्म के खदशात ज़हन से झटक दो। कहती मादी में मैंने जब भी कोई कामयाबी हासिल की यही समझा कि ये सिर्फ तुम्हारी तरफ से है। आज भी मुझे उम्मीद है कि मैं तुम लोगों के ज़हन साफ करने में कामयाब हो जाऊंगा। क्या तुम कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं कर सकते जिससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाए? उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। कहती अगर होता तो मैं अब तक पेश न कर चुका होता। मामला इतना उलझ गया था कि अब इसके सुलझने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैं किसी को इल्जाम भी नहीं दे पा रहा था। जनरल टेरेस ने वाकई ही हक के दोस्ती निभाया था, वरना मुझे मरवा देना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम था। नकीता कहाँ है? कहती क्या मौजूदा सूरत-ए-हाल उसके इल्म में है? वो अपने कमरे में है। हमने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि हम उसकी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन हमारे आदमी अलर्ट हैं, उसे कोई गड़बड़ नहीं करने देंगे। मेरी गैर हाजिरी के लिए उससे कोई बहाना कर दो और उसे शुबा नहीं होना चाहिए। बेफिक्र रहो अली, जनरल तुम्हें बता चुके हैं कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी पर हाथ नहीं डाला जाएगा। शुक्रिया। कहती मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट का लाइटर निकाला। जनरल टेरेस की नजरें इन दोनों चीजों पर जमी हुई थी। मैंने उन्हें मेज पर रख दिया। ये लाइटर एक स्पाई कैमरा है और सिगरेट केस से जहरीली सुइयां फेंक कर किसी को हलाक किया जा सकता है। मैंने कहा। जनरल ने इस बात में सर हिलाया। यहाँ तुम मेरे अलावा किसी और की तस्वीरें नहीं उतार सकोगे, उसने मुस्कुरा कर कहा, और ना ही किसी और को हलाक कर सकोगे। हाँ, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हारी 2-4 तस्वीरें बना डालूं। तस्वीर खिंचवाने का शौक मुझे कभी नहीं रहा जनरल, और ना ही मैं सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट नोशी शुरू करने का मशवरा मुझे रैंडल ने ही दिया था ताकि उनका जवाब पैदा किया जा सके, और इसराइल के मफाद में तुमने उसका मशवरा बिला हीलो हुज्जत कबूल कर लिया। समझ में नहीं आता ये फैसला किस तरह होगा कि मैंने उसका मशवरा इसराइल के मफाद में कबूल किया था या फलस्तीन के लिए। मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। तहजीब और बुर तो इस बात से वाकिफ होंगे कि तुम्हारे नजरियात तब्दील नहीं हुए। जनरल ने कहा। नहीं, मैंने उन पर भी अपनी असल सूरत हाल जाहिर नहीं होने दी। क्यों? जनरल ने मुझे घूरा। क्या तुम्हारी ये हरकत तुम्हारे खिलाफ नहीं जाती? मैं बता चुका हूँ कि उस जजीरे पर जगह जगह खुफिया कैमरे नस्ब थे। मेरी जबान से निकला हुआ एक भी लफ्ज सारे किए किराए पर पानी फेर सकता था। तुम्हारे पास हर बात का जवाब और हर अमल का जवाब मौजूद है। जनरल ने एक तवील सांस लेकर कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फैसला किस तरह करें। इस हकीकत से अगर कोई वाकिफ है तो वो सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम है लीकवान। तुमने पहले बताया था कि उस शख्स ने तुम्हारी मदद की थी। जनरल ने कहा। सवाल ये पैदा होता है वो तो उनका आदमी है, फिर उनके खिलाफ क्यों गया है? ये मैं नहीं बता सकता जनरल, इसलिए कि इस मौजू पर कभी उससे मेरी बात नहीं हुई। तो फिर उसे ये कैसे मालूम हो गया कि तुम्हारे नजरियात तब्दील नहीं हुए? जनरल ने मुझे घूरा। वो वही शख्स है जिसने मुझे तरियाक इस्तेमाल कराया। वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं होगा तो और कौन होगा? एक सवाल और भी पैदा होता है, जब तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हुई तो तुमने आंख बंद करके उस पर एतमाद कैसे कर लिया? ये वो बात है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने कहा। अगर कोई जवाब है भी तो वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम बताओ, मेरी समझ में आने या ना आने से तुम्हें कोई गरज नहीं होनी चाहिए। उस शख्स ने शुरू ही में मुझे मशहूर कर दिया था। वो उन लोगों से अलग थलग मालूम होता था। मैं उसी से मुतासर था और हूँ जनरल। मुझे यकीन था कि उसके हाथों मुझे नुकसान नहीं पहुंच सकता, और वो भी मुतमईन था कि किसी गलत शख्स को अपना फन मुंतकिल नहीं कर रहा। मुझसे कबल सैकड़ों अफराद को शागिर्दी में लेने से इनकार वो कर चुका था। तुमने अब तक एक बयान भी ऐसा नहीं दिया जिसकी सेहत की तस्दीक की जा सके। तुम्हारा हर बयान नई दास्तान का लुत्फ दे रहा है। मुझसे उस जजीरे के बारे में कुछ मालूमात मजीद तलब की जा रही हैं। दफादन स्पीकर से कहती की आवाज उभरी। और मुझे कुछ मालूम नहीं, क्या मैं बराह रास्त तुम्हारी बात कराऊं? मालूम तो मुझे भी कुछ नहीं है। कहती मैंने कहा, लेकिन खैर मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारा राब्ता बराह रास्त करा रही हूँ। ये जाहिर ना होने देना कि तुम किसी गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हो। मैं समझता हूँ। कहती मैंने कहा और जनरल की तरफ देखा। वो अपनी निशिस्त पर मुतमईन बैठा था। चंद लम्हों बाद स्पीकर से एक मर्दाना आवाज उभरी। गोटेल के इतराफ के तमाम नक्शे खंगालने के बाद हम ऐसा एक जजीरा दरियाफ्त कर सके हैं जो मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है, लेकिन तस्दीक के लिए हमें मजीद मालूमात दरकार है। तुम पूछो, अगर मुझे मालूम हुआ तो तुम्हारी रहनुमाई जरूर करूंगा। मैंने बावकार अंदाज में कहा। क्या वो जजीरा परसों शाम आने वाले तूफान की जद में आया था?
मुझसे सवाल किया गया और मैंने महसूस किया कि जनरल के अंदाज में अचानक ही दिलचस्पी पैदा हो गई है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन इस सवाल से जजीरे की तलाश का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है जनाब। अगर वो जजीरा तूफान की जद में आया था तो हम तूफान के रास्ते पर जजीरे को तलाश करेंगे, और अगर वहाँ तूफान नहीं आया था तो फिर हम कोई और सूरत हाल निकालेंगे। मैंने कहा है कि परसों शाम वो जजीरा तूफान की जद में आया था। इससे तुम क्या नतीजा अखज़ करोगे? जो जजीरा हमारे पेशे नजर है वो परसों शाम आने वाले तूफान के रास्ते में पड़ता है। अब अगर आप हमें तूफान की आमद के सही वक्त से आगाह कर सके तो समझो कि जजीरे का यकीनी सुराग मिल गया। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। वक्त का तयन किस घड़ी से किया जाए? मैंने कहा, घड़ियों के आपस के वक्त में भी तो फर्क होता है। अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम वो फर्क निकाल लेंगे, आप बस सही वक्त बता दें। उस वक्त 7 बजकर तकरीबन 3 मिनट का वक्त था जब तूफान शुरू हुआ था। और इस वक्त आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है जनाब? 9 बजकर 13 मिनट। मैंने कहा। जनरल टेरेस बेपनाह मुतजस्सिस नजर आने लगा था। वो देखना चाहता था कि क्या नतीजा निकलता है। मेरे बयान की तस्दीक हो जाने की सूरत में वो और क्या थी, मेरी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते। आपकी घड़ी का वक्त बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, और आपने जजीरे पर तूफान की आमद का जो वक्त बताया है उसके मुताबिक ये वही जजीरा है जो हमने निशान ज़दा किया था। मैंने जनरल टेरेस की तरफ देखा जो तन कर बैठ गया था। क्या जरूरी है कि ये वही जजीरा हो? जनरल ने कहा, हमें जो मालूमात फराम की गई हैं और मिस्टर अली ने जजीरे पर तूफान की आमद का जो वक्त बताया है उसके पेश नजर वो कोई और जजीरा हो ही नहीं सकता जनाब। आपने भी जजीरा मर्ग का नाम तो जरूर सुना होगा। ये गोटेल के साहिल से 150 किलोमीटर के शमाल मशरक में वाक़ है, और ये वो वाहिद जजीरा है जो गैर आबाद है। ज़ेरे आब चट्टानों की वजह से उस तरफ छोटी कश्तियों का जाना भी ममनू है। अली साहब ने जजीरे पर तूफान की आमद का जो वक्त बताया है हमारे हिसाब की रूह से भी वही वक्त बताता है। हमने ये वक्त तूफान की रफ्तार, सिमत और गोटेल से जजीरा मर्ग के फासले को मद्देनजर रखते हुए नापा है। शुक्रिया, जनरल ने कहा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर रहमत दी जाएगी। जनरल की इन अल्फाज के साथ ही स्पीकर से आवाज आना बंद होगी और जनरल मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। मौजूदा सदी के दौरान जजीरा मर्ग दोबारा डूब चुका है। उसके इतराफ ऐसी खतरनाक ज़ेरे आब चट्टानें बिखरी हैं जिनके खौफ से माहीगीर भी उस तरफ नहीं जाते। बड़े बहरी जहाजों के तो उस तरफ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ कोई मुकामी आबादी भी नहीं है। दुनिया में ऐसे चंद और जजायर भी हैं जो समंदर में डूबते उभरते रहते हैं। जाहिर ऐसी खतरनाक जगह जाने का कोई सोच भी नहीं सकता जो किसी वक्त भी डूब सकती हो। वहाँ रिहाइश इख्तियार करना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम्हारे बयान की तस्दीक इस तरह ना हो जाती तो मैं कभी यकीन ना करता। ताहम अब भी हैरत है कि कुछ लोगों ने उस जजीरे को क्यों कर अपना मस्कन बना रखा है। तुम लोग मेरे हर बयान को शुबे की नजर से देख रहे हो। इस बात पर अफसोस के सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हम तुम पर शुबा करने में हक बजाने में नहीं है अली? जनरल ने बड़ी हैरत से कहा, हरगिज नहीं जनरल, ये मेरे साथ ज्यादती है, मगर मैं इस पर एहतजाज नहीं करूंगा। इज़हारे अफसोस अलबत्ता जरूर करूंगा। मुझे तुम्हारे अल्फाज से तकलीफ पहुंची है अली। तुम एक हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हो। नकीता से होने वाली तुम्हारी गुफ्तगू का ये टेप सुनने के बाद तुम्हारे यहूदी एजेंट होने में क्या शुबा बाकी रह जाता है। लेकिन फिर भी ये वक्त इस बहस के लिए मुनासिब नहीं है जनरल। बात ऐसी भी है जो मेरे हक में जाती है और मुझे कुछ रियायत मिलनी चाहिए थी, मगर अफसोस तुमने इस रियायत से भी मुझे महरूम कर दिया। जनरल हैरत से मुझे देखने लगा। यकीनन वो ये सोच रहा होगा कि रास्ते मुखालिफ हालात में तो कोई बात मेरे हक में जा ही नहीं सकती। गोटे लाने के बाद मुझे तुमसे या कैथी ब्राउन से तनाई में बात करने का एक मौका भी नहीं मिला। अगर मुझे ऐसा एक मौका भी मिल गया होता और उसके बावजूद मैंने तुम्हें हकीकत हाल से आगाह ना किया होता तो तुम मुझे मुजरिम गिरदान सकते थे। लेकिन मेरे साथ तुम्हारा तर्ज अमल वही है जो किसी ऐसे शख्स के साथ हो सकता है जो मुजरिम साबित हो सकता हो। मेरे हर बयान को तुम मन गढ़त करार दे रहे हो और मेरे हर ताउन को जान बचाने की कोशिश समझ रहे हो। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते जनरल के मेरी किसी बात को उस वक्त तक ना झूठ समझो जब तक कि वो गलत साबित ना हो जाए? मैं देख रहा था कि मेरी बातों ने जनरल टेरेस को मुतासिर किया है। वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। इस वक्त मेरे पास अपनी जिंदगी बचाने के लिए सबसे ज्यादा मौसर हथियार यही था। जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन के एतमाद को ज्यादा से ज्यादा मुतजल्जल करके ही मैं कामयाबी से करीब तर हो सकता था। और ये हकीकत तो बहरहाल अटल थी कि मैं अपने कह को किसी तरह भी साबित नहीं कर सकता था। तुम्हारी बातों में वजन है अली, मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम दलाइल के अंबार लगा देते हो। मैं समझ रहा था कि इस मौके पर तुम अपने हक में एक भी दलील पेश नहीं कर सकोगे,
लेकिन ऐसी दलील ढूंढ लाए जिसे किसी तरह रद्द करना मेरे बस में नहीं है। दूसरी तरफ जो कुछ हो चुका है मैं उसका तदराक भी नहीं कर सकता। हम दोनों के एक दो धारी तलवार से गुजरना है। मेरे दोस्त, मैं मानता हूँ कि मैंने जल्दबाजी से काम लिया है। यहाँ लाने से कबल तुम्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन गुजरे हुए वक्त को वापस लाना मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरी हमाकत से तुम एक ऐसी सूरत में फंस गए हो जिससे निकलने की तदबीर अब तुम्हें ढूंढनी है। मैं हर किस्म के नजरिया से मुबर्रा होकर सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से तुमसे मशवरा तलब कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी जगह अगर तुम खुद होते तो क्या करते? तुम गलत समझ रहे हो जनरल, मैं तो तुमसे सिर्फ इतनी रियायत तलब कर रहा हूँ कि खुदारा मेरी किसी बात को झूठ मत समझो। मुझे इससे तकलीफ होती है। तुम्हारा जवाब बहुत वादे है, यानी अब तुम्हें उस वक्त तक यहीं रहना है जब तक कि खुद को शक्को शुबह से पूरी तरह बालातर साबित ना कर दो। रही बात यह कि मैं तुम्हारे किसी बयान को झूठ ना समझूं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले इस बात पर यकीन कर लो कि मेरे नजरियात की तब्दीली के लिए मुझ पर जो अमल किया गया था वो गैर मुअस्सर साबित हुआ, और मैं अभी वही पहले वाला अली यार खान हूँ जो फलस्तीन की आज़ादी के लिए सियोनी फितने के सामने आहनी दीवार बना रहता था, और ये कि रैंडल हावर्ड और उसके गिरोह के अरकान को धोखे में रखे हुए था। मैं तो इस पर यकीन कर लूंगा, लेकिन फिल वक्त मेरे लिए यही काफी है कि तुम मेरी बेगुनाही पर यकीन कर लो। मैंने हाथ उठाकर कहा, जिंदगी के आखिरी लम्हात में इस करब से तो महफूज रहूंगा कि मैं अपनों की नजरों से गिर गया हूँ। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ मेरे दोस्त, जनरल ने लरजती हुई आवाज में कहा। अगर तुम वाकई ही बेगुनाह हो तो मुझे माफ कर देना, इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा। मुझे तुम पर फख्र है जनरल, मैंने उसका हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए कहा। तुमने जो कुछ भी किया नेक नीति से किया और मेरा बुरा नहीं चाहा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है जनरल। शुक्रिया अली। अब ये बताओ कि हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए? तुम्हारे मोशी हावर्ड के ठिकाने का सुराग तो मिल गया, क्यों ना उसे तबाह कर दिया जाए। अव्वल तो रैंडल खुद वहां नहीं होगा, और फर्ज करो कि वो वहां हुआ तब भी ये ना भूलो कि तहजीब और बुढ़ भी उस जजीरे पर कैद हैं। तो क्या ख्याल है उनकी रिहाई के लिए कोई मिशन तरतीब दिया जाए? जनरल ने कहा। तुम्हें देर में ख्याल आया जनरल, स्पीकर से कैथी की आवाज उभरी। मैं फौज के आला अफसरान से तबादला ख्याल कर चुकी हूँ, वो फौरी तौर पर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। मालूम होता है तुमने हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है, तभी इतनी तेजी से फैसलों पर अमल दरामद हो रहा है। मैंने कहा, हम हंगामी हालात से ही तो दो चार हैं अली, कैथी ने कहा। तीनों मुसल्ला अफवाज के चनीदा दस्ते किसी भी वक्त हरकत में आने को तैयार बैठे हैं। मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन दोनों की रिहाई के लिए कोशिश नागजीर हो गई है। मेरे बाद तहजीब मेरा मिशन जारी रख सकेगी, लेकिन मुझे शुबा है कि उन्हें रिहा कराने की कोशिश कामयाब भी हो सकेगी। ये फौजी ऑपरेशन होगा अली, कैथी ने कहा। इसे नाकारा बनाना इतना आसान नहीं होगा। अहमियत ताकत की नहीं, हिकमत अमली की होगी कैथी। हमें नहीं मालूम कि जजीरे की हिफाजत के क्या इंतजामात हैं। मुमकिन है जजीरे पर किसी के पहुंचने से कबल ही उनके आलात निशानदेही कर दें और वो होशियार हो जाएं, और ये भी मुमकिन है कि जजीरे के साहिलों की निगरानी के लिए खुफिया मुहाफिज मुतय्यन होते हों। जजीरा मर्ग तक किसी बहरी जहाज की रसाई तो नामुमकिनात में से है जनरल बोरा। इस बात से वो लोग खुद भी वाकिफ होंगे, और इस बिना पर उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने इतने हिफाजती इंतजामात नहीं किए होंगे जितने कि तुम्हें तवक्को है। कैथी ब्राउन तो वहाँ पूरे दस्ते समेत हमला करने के बारे में सोच रही है। सवाल ये है कि जब वहाँ कश्ती भी नहीं पहुँच सकती तो एक पूरा दस्ता किस तरह पहुँचेगा? हम यहाँ से एक कमांडो दस्ता रवाना करेंगे, कैथी ने कहा। ये लोग गोताखोरी के लिबास में होंगे और उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी तहजीब और बूढ़ को रिहा कराना होगी। बाकी बातें बाद की हैं। ठीक है, मैंने कहा। जजीरा मर्ग तक पहुंचने के लिए आबदोदें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन गोताखोरी के लिबास की जरूरत नहीं। जनरल की ये दलील दिल को लगती है कि जब वो जजीरा इतने खतरनाक समंदर में वाक़ है तो वो लोग उसकी हिफाजत की तरफ से भी गाफिल नहीं होंगे। उन्हें किसी की तरफ से भी खतरा नहीं है। मैं वो वाहिद मर्द हूँ जिसका ताल्लुक उनके गिरोह से नहीं, मगर मैं वहां से निकल आया हूँ। उनकी एहतियात का अंदाजा इस बात से कर लो कि मुझे वहां से गोटे हिल बेहोशी के आलम में पहुंचाया गया था। लिहाजा वो मुतमईन होंगे कि जजीरे के महल्ले वकू से मैं लाइल्म हूँ। मेरी तरफ से कोई खतरा हुआ तो भी मैं किसी को मालूमात फराहम नहीं कर सकूंगा। मैं जजीरे मर्ग पर हमला करने के अहकामात जारी कर रही हूँ अली। बैरिया के जंगी जहाज आबदोदें और आला तरबियत याफ्ता कमांडो दस्ता यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हें जजीरे की तामीरात के बारे में तफसील से बता रहा हूँ। इन मालूमात की मदद से नक्शा तैयार कर लो ताकि कमांडोज को तहजीब तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मैंने जजीरे के बारे में बड़ी तफसील से बताना शुरू कर दिया।
मुझे नहीं मालूम कि कैथी ने ये मालूमात किस तरह नोट की होंगी, ताहम उसने ना तो दरमियान में मुझे टोका और ना ही बाद में कोई सवाल किया गया। इन मालूमात की रोशनी में काम बहुत आसान हो जाएगा अली, कैथी ने कहा। अब ये और बता दो कि क्या ली क्वान को भी वहाँ से निकालना है? तुम्हारे कमांडोज उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे, उसकी लाइल्मी में उसके नजदीक तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो अली? कैथी की मुतैराना आवाज आई। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि कमांडो ट्रेनिंग क्या होती है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कैथी, और अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा कोई आदमी बिला वजह ना मारा जाए तो बेहतर ये है कि जजीरे पर दाखिल होने वाले किसी शख्स के पास मेरी इस्तेमाल की हुई कोई चीज मौजूद हो। मुझे सबसे ज्यादा खतरा ली क्वान की तरफ से है। हर किस्म की हिफाजती हिसार को तोड़ा जा सकता है मगर ली क्वान की नजरों से नहीं बचा जा सकता, खास तौर पर इस सूरत में कि तहजीब और बूढ़ उसके बराबर वाले काटेज में क्याम पजीर है। मेरे कमरे की अलमारी से तुम्हें एक इस्तेमाल शुदा रुमाल मिल जाएगा। जब जजीरे पर ली क्वान का सामना हुआ तो उसके सामने ये रुमाल लहरा दिया जाए, वरना तुम्हारी ये मुहिम कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकेगी। मेरी बात सुनकर कैथी हंसने लगी। अजीब अनहोनी बातें कर रहे हो अली, ली क्वान आदमी है या? खबरदार, उसकी शान में कोई नादेबा लफ्ज मत कहना। वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका बेहद एहतराम करता हूँ। मेरी बातें तुम्हें कितनी अनहोनी क्यों ना मालूम हो रही हो, इन पर अमल करना जरूरी है। अमल हो जाएगा अली, लेकिन क्या जरूरी है कि किसी ली क्वान से भी सामना हो? जरूर होगा कैथी, मैंने कहा। इस बात का मुझे यकीन है और सामना उनमें से किसी एक का होगा जो तहजीब के काटेज तक जाएंगे। तुम शायद यकीन ना करो, लेकिन ये हकीकत है कि ली क्वान की हिसियत जानवरों से भी बढ़कर है। फिर कैथी गालिबन हदायत देने में मसरूफ होगी। मैंने जनरल टेरेस की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासरात से उसकी दिली कैफियत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तुम अंदाजा नहीं कर सकते जनरल के यहूदी मुसलमानों से किस कदर खौफजदा हैं। अपनी तमाम तर बर्तरी के बावजूद इस खौफ से पीछा नहीं छुड़ा सके जो उनके लाशऊर में मौजूद है। मैं जानता हूँ अली, जनरल ने जवाब दिया। यकीनन तुम जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यकीन नहीं करोगे। रैंडल ने साइंटिफिक तरीके से मेरे नजरियात तब्दील किए। मशीनों के जरिए मेरा चेकअप करके इत्मीनान किया, मगर उन्हें इत्मीनान नहीं हुआ। हालांकि उन्हें अपनी मशीनों पर बड़ा एतमाद है। हर किस्म के मरहलों से गुजरने के बाद भी उन्होंने मेरा इम्तिहान लेना जारी रखा। ये परसों रात की बात है जब जजीरा तूफान की जद में था कि एक शख्स अंधेरे में मेरे काटेज में दाखिल हुआ। उस वक्त लाइट गई हुई थी। उसने खुद को मोशे आवड़ का बागी जाहिर किया और मुझे जजीरे के महल्ले वकू का हाथ की मदद से बनाया हुआ एक नक्शा पेश किया और मुझे दरख्वास्त की कि मैं जजीरे से निकलने के बाद जनरल टेरेस की मदद से जजीरे पर हमला आवर हो जाऊं। वो नक्शा कहाँ है? जनरल ने मेरी बात काटते हुए कहा। ओह, जनरल टेरेस हैरान रह गया। फिर तुमने क्या किया? मुझे उस पर उस वक्त शुबा हो गया था जनरल। उस शख्स को दरअसल रैंडल ने खुद भेजा था। कुदरती बात है कि मैं उस नादर मौके को हरगिज़ हाथ से ना जाने देता, लेकिन मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि उसकी किसी चाल में आ जाऊं। मैंने रैंडल के हाथों सिर्फ एक बार चोट खाई और दोबारा चोट खाने के मूड में नहीं हूँ। मेरे नजरियात तब्दील तो हो गए। एक बार यहूदी नजरियात से मुत्तफिक हो जाने के बाद किसी पर रहम खाने की गुंजाइश कहाँ निकल सकती है। मैंने उसकी तस्वीर खींच ली और उससे कह दिया कि मैं उसे मोशे आवड़ की खिदमत में पेश करूंगा। वो शख्स बेकब में था और मुझे अफसोस ये है कि वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैंने सुबह होते ही सारी की था रैंडल को सुना दी और उस शख्स की तस्वीरें भी पेश कर दी जो मैंने लाइटर की मदद से खींची थी। रैंडल ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वो मुझे धोखा दे रहा था और मैं उसे धोखा दे रहा था। वो तो मुझे धोखा देने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन देख लो मैं उसे कितनी कामयाबी से धोखा दे रहा हूँ। वो यही समझता है कि मैं अब भी यहूदियों के लिए काम करूंगा, मगर उसकी खौफजदगी का आलम यह है कि उसने मुझे जजीरे के महल्ले वकू से बेखबर रखा, उस जरिए से वाकिफ नहीं होने दिया जिसके जरिए जजीरे पर आमदोरफ्त मुमकिन होती है, और सबसे बढ़कर ये कि नकीता को मेरे साथ लगा दिया ताकि वो हर वक्त मेरी निगरानी करती रहे। ये तो मैं भी जानता हूँ कि यहूदी मुसलमानों से बेहद खौफजदा हैं, लेकिन मुझे इस हद तक अंदाजा नहीं था। जनरल ने कहा, ये शख्स जिसका नाम रैंडल है, ये मुझे ओली बावड़ की मौत का इंतकाम लेना चाहता है। उसने अपने आदमियों को मुझे कत्ल कर देने की हिदायत जारी कर रखी थी, लेकिन जब मैं उसके काबू में आ गया तो उसने अपना इरादा तब्दील कर दिया। अगर लीग वहां ना होता तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। रैंडल या उसके आदमियों से जजीरे पर ही तसादुम हो जाता। गोटेल एयरपोर्ट पर उनके काबू में आ जाना मेरे लिए हर एतबार से सूदमंद साबित हुआ है। किसी और जरिए से शायद हमें कभी उस जजीरे का इल्म ना हो पाता जहाँ दहशतगर्दों की एक पूरी खेप तैयार की जा रही है।
ये दहशतगर्द तरबियत पूरी हो जाने के बाद क्या क्या गुल खिलाएंगे, इसका अंदाजा करना भी महाल है। रैंडल ने अजीम तर इसराइल की सरहदों का जो नक्शा बनाया, उसके लिए वाकई ही उसे इतनी तादाद में दहशतगर्द दरकार होंगे। उनका मुकाबला करने के लिए जिस इत्तेहाद की जरूरत है वो मुसलमानों में मकफूद है, और अफरा तफरी के साथ इनफरादी महाजों पर ज्यादा अरसे कामयाबी से उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तहजीब और बूढ़ की रिहाई के लिए जंगी बहरी जहाजों का बेड़ा रवाना हो चुका है अली, कैथी की आवाज आई। नहीं जल्दी, मैंने हैरान होकर कहा। ओह, मैं समझ गया, जनरल ने तेजी से कहा। बैरिया के जहाज जंगी मशकों के सिलसिले में पहले ही बैनुल अक़वामी समंदर में मौजूद थे, इसलिए वो इतनी जल्दी रवाना हो सके होंगे। कमांडोज को हेलीकॉप्टरों के जरिए उन जहाजों तक पहुंचाया गया है जनरल, और आप दोनों तो पहले ही खुले समंदर में मौजूद थी। बहरी जहाज तो जजीरे से दूर ही रुक जाएंगे, जनरल ने कहा। जी हाँ जनरल, मंसूबा ये है कि जहाज महफूज मुकाम पर रुक जाएंगे और आप दोनों के जरिए कमांडोज जजीरे तक पहुंच सकेंगे। तहजीब और बुढ़ को जजीरे से निकालने के बाद हमें क्या करना होगा ये तुम बताओगे अली। मुझे कामयाबी की उम्मीद कम ही है क्या थी, लेकिन तहजीब और बूढ़ के बाद जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके जजीरे पर तबाहकुन हमले करने की कोशिश करना। मेरा ख्याल भी यही है अली, मैं भी फिजाइया के सुपरवाइजर से बात करती हूँ। ऐसी हमाकत मत करना क्या थी, मैंने तेजी से कहा। इस मामले में फिजाइयों को मुलव्वस करना खतरनाक होगा, लेकिन हमारी फिजाइया बहुत मजबूत है अली, जनरल टेरेस बोला। और फिर यहाँ तो उन्हें मुजामत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे इसमें शुबह है जनरल, फिजाई हमले के खिलाफ उनके पास ज्यादा मौसर हथियारों की मौजूदगी के इम्कानात हैं। हवाई जहाजों के जरिए बमबारी करके ज्यादा से ज्यादा तबाही फैलाई जा सकती है, जबकि बहरी जहाजों के जरिए तोपों के गोले फेंक कर या मिसाइलों से हमला करके इतने उम्दा नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। तुम्हारी बात से मुझे इख्तिलाफ नहीं जनरल, मैंने कहा। तुम जिस तरह मुनासिब समझो करो, मैं तो बस एक खतरे की निशानदेही करना चाहता था। तुम जजीरे पर हमला करने के लिए हर जरिया इख्तियार करो, मगर अली की वार्निंग को नजरअंदाज भी मत करना और फिदाई कुव्वत जरा एहतियात से इस्तेमाल करना। ठीक है जनरल, मैं इस सिलसिले में मुतलका महकमों से बातचीत करती हूँ। ये ऑपरेशन सुबह से कबल मुकम्मल नहीं हो सकेगा, जनरल ने मुझसे कहा। अगर तुम चाहो तो उस वक्त तक के लिए तुम सो सकते हो। तय खानों से तो तुम वाकिफ ही हो। मुझे मालूम है जनरल की इस तय खाने में नहायत बेहतरीन ख्वाब गाहें मौजूद हैं, लेकिन इन हालात में नींद कैसे आ सकती है? अलबत्ता फ्रिज टटोलना पड़ेगा। मैं उठकर दूसरे कमरे में आया जहां फ्रिज मौजूद था। जनरल टेरेस भी मेरे साथ ही उठा था। फ्रिज में 2 आदमियों के लिए कम अज कम 3 रोज की खुराक का जखीरा तो मौजूद था। खाने पीने की अशिया का इतना जखीरा हमेशा यहाँ मौजूद रहता है, जनरल ने कहा। हम दोनों की मुश्तरका खुशकिस्मती है जनरल, वरना जिंदगी कुछ और मुख्तसर हो जाती। यार बार बार इस किस्म की बातें करके मुझे शर्मिंदा तो मत करो, जनरल टेरेस ने बर्राई हुई आवाज में कहा। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो जनरल? तुमने मुझे तनहा मुश्किल में नहीं फंसाया, मेरे साथ खुद भी गिरफ्तार हुए हो। हमने खाना खाया और उसके बाद इधर उधर की बातें करते रहे। कैथी बनोन भी जाग रही थी और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। फिजाइया के सरबराह ने बड़े जोशो खरोश से इस मुहिम में हिस्सा लेने पर आमादगी का इजहार किया था। मैं उनके हक में दुआ ही कर सकता था, इसलिए कि जजीरे पर फिजाई हमला होने की सूरत में मुझे कोई अच्छी तवक्को नहीं थी। मैंने कैथी को भी मना किया था कि जंगी बहरी जहाजों से वायरलेस पर ज्यादा राब्ता ना रखे। वजह यह थी कि गुफ्तगू सुनी भी जा सकती थी। उस पर कैथी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये था कि सारी गुफ्तगू कोड वर्ड में हो रही है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। ताहम उसने किसी एहतियात का मुजाहरा जरूर किया था और अब सिर्फ जरूरतन ही मुख्तसर सी गुफ्तगू कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझ पर बेचैनी तारी होना शुरू हो गई। जनरल टेरेस की हमाकत से मैं फंस ना गया होता तो कोई ऐसी सूरत इख्तियार करता जिसमें तहजीब की जान को खतरा ना होता, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था कि उसे दूसरों के रहम करम पर छोड़ दिया जाए, और मैंने वही किया था। हैरानकुन बात यह थी कि हालात की संगीनी मुझ पर असरअंदाज नहीं हो रही थी। मुझे ये फिक्र भी नहीं रही थी कि मैं इस तय खाने से किस तरह निकल पाऊंगा। कोई ख्याल था तो तहजीब का था। हमने 6 माह से ज्यादा अरसा कैद में गुजारा था। उस कैद के दौरान मैं तो मसरूफ रहा था, लेकिन तहजीब के पास कोई काम नहीं था। 6 माह की मुद्दत कम नहीं होती। आदमी के हाथ पैरों में जंग लग जाता है, ज़हनी सलाहियतें तक मुतासर होती हैं। तहजीब और बुढ़ को अगरचे किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन कैद होने का एहसास भी तो कम नहीं होता। ज़हनी करब तो जिस्मानी अजियत से भी बढ़कर होता है, और ज़हनी करब के लिए सिर्फ ये एहसास बहुत काफी होता है कि आदमी कैद है, आज़ाद नहीं है। अपनी मर्जी से जहाँ चाहे घूम फिर सकता है, मगर उसकी भी कुछ हुदूद हैं।
अजीब बात है कि जब और जहां किसी भी शख्स के लिए कुछ हदूद का तयन कर दिया जाए तो वो उन्हें तोड़ने पर तुल जाता है। शायद कुदरत ने इंसान का खमीरी, बगावत और सरकशी से उठाया है। और फिर तहजीब को एक दूसरा सदमा भी तो पहुंचा था जिसके सामने हर सदमा हीज था, और वो था मेरे नजरियात की तब्दीली का सदमा। तहजीब के लिए यह बहुत जानलेवा सदमा था, जबकि बुढ़ का मामला दूसरा था। उसकी अपनी एक शख्सियत थी जिसका मजरू होना वो गवारा नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ उसका मुझसे बहुत गहरा ताल्लुक था। मेरे नजरियात की तब्दीली का इल्म होने के बावजूद वो मुझसे कतई ताल्लुक नहीं कर सकती थी। मुमकिन है उसकी वजह यह हो कि उसके ख्याल में मेरे नजरियात की तब्दीली आर्दी हो, या फिर उसने सोचा हो कि बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आलम इज़्तिराब में कभी टहलने लगता और कभी बैठ जाता। जनरल भी ऐसी ही कैफियत से गुजर रहा था, बस उसके इज़्तिराब के असल सबब से नावाकिफ था। ताम उसने मेरे लिए जो फैसला किया था वो जज्बाती था, और मेरे साथ साथ वो खुद भी फंस गया था। कुछ अजब नहीं था कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो पेशमानी के एहसास से दो चार हो रहा हो। जज्बाती फैसले अमूमन पेशमानी का बायस बन जाते हैं। रात 2:30 बजे के करीब कैथी बरोन ने इतला दी कि जंगी जहाजों के बेड़े ने आगे बढ़ना बंद कर दिया है और जजीरा मर्ग से कोई 30 मील दूर खुले समंदर में लंगर अंदाज हो गया है। उससे आगे आबदोजों का काम था। आबदोज ये एक ऐसा दरिया था जिसके जरिए जजीरे तक रसाई मुमकिन थी। जेरे आप बिखरी हुई चट्टानों और जजीरे पर रेडार के खतरे के पेश नजर कोई और जरिया महफूज नहीं था। इस खबर ने मेरे इज़्तिराब में इजाफा कर दिया था। तहजीब की रिहाई के लिए रवाना की जाने वाली टीम फैसला कुन मराहल में दाखिल हो गई थी। अगर कमांडो दस्ता जजीरे के साहिल तक बाहिफाजत पहुंच जाता तो ये पहली कामयाबी होती। तुम सो जाओ अली, अचानक जनरल टेरेस ने मुझसे कहा। मैं जाग रहा हूँ, कोई अहम इतला मौसूल हुई तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। मैं उठकर भी क्या कर लूंगा, मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। मैं तो बस खुद को दुनिया का बेबस तरीन आदमी महसूस कर रहा हूँ। जनरल के चेहरे पर शर्मिंदगी बिखर गई। मैंने जो बात कही वो उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं की थी, लेकिन मैं भी क्या करता, अपनी मौजूदा कैफियत के इजहार के लिए ख्वाह कितनी एहतियात से अल्फाज क्यों ना मुंतखब कर लेता। जनरल उसकी जद से नहीं बच सकता था, इसलिए कि मौजूदा सूरत की तमाम तर जिम्मेदारी उस पर आयद होती थी। वैसे अगर तुम सोना चाहो तो सो सकते हो। मैंने अपने जुमले का तासर कम करने की कोशिश की। इस मुहिम के इख्तिताम तक तो मुझे नींद आने का कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए काफी बना कर लाता हूँ, जनरल ने कहा। टेरेस महल के नीचे वाक़े इस वसी व अरीज़ तय खाने में हर किस्म के इंतजामात मौजूद थे, और ये इंतजामात सिर्फ उस वजह से किए गए थे कि किसी भी हंगामी सूरत में वहाँ चंद रोज पनाह हासिल की जा सके। बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ते हो जाए तो भी महसूर किसी का दस्ते नगर न हो। वैसे भी सरबराहान ममलिकत के बहुत चूंचले हुआ करते हैं। किसे मालूम था कि एक रोज ये चूंचले बाजी मुझ जैसे गरीब अल वतन शख्स के काम आएगी। मैंने बहुत कोशिश की कि काफी बनाने का फरीदा जनरल मुझे सौंप दे, मगर वो मुसर हो गया। हर चंद के वो अपने हाथ से कोई काम करने का आदी नहीं था। उसके काम करने के लिए मुलाजमीन की एक पूरी फौज हर वक्त तैयार रहा करती थी। उसने अपने हाथों से मेरे लिए काफी बनाई। एक तरह से ये उस ज्यादती की तलाफी करने की कोशिश भी थी जो उसने मुझे यहाँ कैद करके मेरे साथ की थी। काफी बहुत उम्दा है जनरल, मैंने काफी का एक घूंट लेने के बाद कहा। ये तुम्हारा खुलूस है कि काफी तुम्हें अच्छी लगी, वरना मुझे तो काफी बनाए एक अरसा बीत गया, जनरल ने बुझे बुझे अंदाज में कहा। वाकई तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए सूखा सा मुंह बनाकर बात कर रहे हो, मैंने हंस कर कहा। तुम्हारी खुशकिस्मती है अली कि तुम्हें जनरल के हाथों की बनाई हुई काफी पीने को मिली। कैथी बरोन की आवाज आई। तुम्हारे मुंह से काफी की तारीफ सुनकर जनरल के हाथों की बनी हुई काफी पीने को मेरा दिल भी मचलने लगा है। जनरल चौंक पड़ा। अपने फर्ज पर निगाह रखो कैथी, ऐसी बात तुम्हें मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए। मेरी फर्ज शनासी पर तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए जनरल, लेकिन बहुत गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हम एक संगीन नोयत की गलती के मुर्तकिब हो चुके हैं। क्या मैं ये समझूं कि इस मिशन का इंचार्ज तुम्हें बनाकर मैंने गलती की है? जनरल ने बर्राई हुई आवाज में कहा। बेफिक्र रहो जनरल, अब अली को आजाद करके दूसरी गलती नहीं की जा सकती। तुम्हें ये तो तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमसे जल्दबाजी में गलती हो चुकी है। अपनी इस कोताही का एतराफ तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, जनरल ने बड़ी बेबसी से कहा। काश हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता, कैथी ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तो शायद हम इस मामले के और पहलुओं पर भी गौर कर लेते। ये वही अली यार खान तो है जो बरसा बरस से यहूदियों के खिलाफ बरसरे पेकार है। हमारे पास हर तरह के सबूत मौजूद थे कि घोटेल एयरपोर्ट से लापता होने तक अली की वफादारियों पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता। ओली बाबर को हलाक करने के बाद अली मंजर-ए-आम पर आ गया तो इस शान से कि इसराइल के दिल तल अबीब से 2 कांकरेड तैयारे अगवा कर लिए
और इसराइल के हुकाम को ऐसी भरपूर शिकस्त से दो चार किया जिसे वो कभी नहीं भुला सकेंगे। उन दोनों तैयारों में इसराइल के चोटी के अफराद सफर कर रहे थे और इसराइल ने उन तैयारों की हिफाजत के लिए जो इंतजामात किए थे उनकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। लेकिन उनकी कोशिशों का अंजाम क्या हुआ? अली ने त्यारे अगवा कर लिए। न सिर्फ अगवा किए बल्कि आज तक इसराइली हुकाम सुराग ही नहीं लगा सके कि वो तैयारे कहाँ गए। उसके बाद इराक में अली ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो भी हमारे इल्म में है। फिर आकर हम चंद जुमले सुनकर इतने जज्बाती क्यों हो गए कि हमने बगैर कुछ सोचे समझे अली के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या ये सोचना हमारा फर्ज नहीं था कि अली वो शख्स है जिसे ना खरीदा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है और ना झुकाया? उस वक्त हमारा ज़हन किसी ऐसी साइंटिफिक तरीके की तरफ नहीं जा सकता था जिससे नजरियात तब्दील किए जा सकते हों। लिहाजा में केस सुनने के बावजूद ये बात रद्द कर देनी चाहिए थी कि अली यहूदियों के लिए काम कर रहा है। और बिलफर्ज ऐसा था भी तो क्या एक गलती सारे किए किराए पर पानी फेर देती है? आखिरी बात तुमने दुरुस्त कही है कहती, मैंने हंस कर कहा। बाज़ औक़ात तो एक गलती पूरे कैरियर को तबाह करके रख देती है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल शैतान है। मेरी बात मजाक में उड़ाने की कोशिश मत करो अली, मैं बेहद संजीदा हूँ। इन सब बातों पर मैं भी गौर कर चुका हूँ कहती, जनरल ने शिकस्त खोरदा से अंदाज में कहा। इस वक्त तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि हम क्या करें? जो गलती हमने कर दी है उसका मदावा कैसे करें? मैं ये फैसला अली पर छोड़ती हूँ कहती बरोन की गंभीर आवाज सुनाई दी और जनरल इज़्तिरारी अंदाज में कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। हरगिज़ नहीं, मैंने सख्त लहजे में कहा। जनरल अपने फैसले वापस नहीं लिया करते। ये मामला अपने मुंतकी अंजाम को पहुंच कर ही खत्म होगा। मैंने उनकी गुफ्तगू में दखल देने की कोशिश नहीं की। मेरा ज़हन तो जजीरा मर्ग की तरफ मुंतकिल हो गया था जिसकी तरफ इस वक्त आबदोज़ें बढ़ रही होंगी और गोटेल की मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन तरबियत याफ्ता कमांडो इस वक्त के मुंतज़िर होंगे जब उनकी आबदोज़ें जजीरा मर्ग के साहिल तक पहुंचे। कैथी बरोन और जनरल टेरेस में तकरार होती रही। कैथी के दिल में मेरे लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था। वो औरत थी और उसका दिल नरम था। उस पर मेरी बातें असरअंदाज हुई थी। जबकि जनरल टेरेस न सिर्फ मर्द था बल्कि फौजी भी था। उसने पसीजना नहीं सीखा था। जनरल अगर पसीजने लगे तो फौजियों का अल्लाह ही हाफिज है। उन दोनों की तकरार का अंजाम ये हुआ कि कैथी अपने मौकफ से दस्त बरदार हो गई। वो चाह ये रही थी कि मुझे रिहा कर दिया जाए, ख्वाह उसमें कितने ही खतरात का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं कभी टहलने लगता और कभी बैठ जाता। ज़हन का आलम अजीब था। यहाँ से बाहर निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अंजाम ये भी हो सकता है। हर मार्के में बेखौफ व खतर कूद पड़ने वाला शख्स यूं गुमनामी की मौत मर जाएगा और वो भी अपनों के हाथों और भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ के। बाहर से कुमक आने की कोई तवक्को नहीं थी। आज शाम डेविड रेयान से मेरी मुलाकात तय थी। मैं और नकीता वहां ना पहुंच पाते तो रैंडल को इतला दे दी जाती। इस इतला पर रैंडल का रद्द अमल क्या होता इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था, इसलिए कि उसका रद्द अमल बहुत सी बातों से मशरूत होता। अगर तहजीब को रिहा कराने की मुहिम कामयाब हो जाती और जजीरा मर्ग पर हमला कर दिया जाता तो जाहिर है रैंडल का ज़हन सबसे पहले मेरी तरफ मुंतकिल होता। फिर कॉन्फ्रेंस मुलतवी होने की खबर भी और उसके बाद मेरा मंदिर आम से गायब हो जाना। उनमें से हर बात मेरे खिलाफ ही जाती थी और उसके बाद उनसे यही उम्मीद की जा सकती थी कि वो एक बार फिर मेरी तलाश में निकल खड़े होंगे। सफाई का मौका भी शायद ही मुझे दिया जाए। अगर ये तीन अवामिल मेरे खिलाफ ना होते तो मेरे गायब होने पर वो लोग परेशान होकर मुझे तलाश करते। अगर ये टेरेस महल वो मुकाम था जहाँ उनकी पहुंच अव्वल तो हो ही नहीं सकती थी और अगर हो भी जाती तो यहाँ उन्हें कोई कामयाबी नहीं हो सकती थी। वो लोग कितने ही ताकतवर क्यों ना होते, किसी मुल्क से टकराना उनके बस की बात नहीं थी। सुबह के 4 बजे कैथी बरोन ने इतला दी कि कमांडोज दस्ता जजीरे के साहिल पर उतर चुका है और उसे किसी मुजामत का सामना नहीं करना पड़ा। इस इतला ने मेरे इज़्तिराब में इजाफा कर दिया। मुहिम अहम तरीन हिस्से में दाखिल हो गई थी और अगला घंटा बेहद अहमियत का हामिल था। उस एक घंटे के दौरान हमारी शिकस्त और फतेह का फैसला होना था। अगर तहजीब और बूढ़ की रिहाई की मुहिम कामयाब हो गई तो जानती उसके बाद तुम्हें क्या करना है? मैंने कैथी बरोन को मुखातिब करके कहा। हाँ, उसके बाद फौरन हम जजीरे को तहस नहस कर देंगे, कैथी ने जवाब दिया। वो तो तुम कर ही दोगी, लेकिन ये भी सोचा है कि उन 250 सेऊनी एजेंटों का क्या बनेगा जो गोटे हिल में मौजूद हैं?